हाँ तो साथियों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। रोज की तरह से हम फिर आज जो है करंट अफेयर्स की क्लास लेके आ गए हैं। इसमें हम पिछले एक दो दिन की जो विशेष घटनाएं हुई हैं उनकी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हमारी टीम ने क्या इकट्ठा किया है, क्या कलेक्शन किया है। जैसा कि आप जानते होंगे कि ये हमारी टीम पीछे से इकट्ठा करती है और मैं जीपी सिंह प्रस्तुत करता हूं। ठीक है, आज 3 अगस्त का 3rd ऑफ द अगस्त। तो इधर विशेष जो करंट अफेयर की से संबंधित जो घटनाएं हुई हैं उनका एक संकलन है और इसको आप देखें। हाँ, अभी हाल ही में विभिन्न वजहों से जो न्यूज में था उनमें कुछ चीजें हैं। अद्भुत गुफाएं, अजंता की गुफाएं, ये उधर महाराष्ट्र में औरंगाबाद साइड में है। ये हजारों साल पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में अनेक महापुरुष हो गए हैं, तो लगभग आज के 4-5 हजार साल पहले गौतम बुद्ध हुए थे। और उन्होंने एक बौद्ध धर्म की परंपरा डाली थी और भिक्षु होते थे। तो जो ये होते थे, जो बौद्ध भिक्षु लोग या बौद्ध संत लोग, वो लगातार विचरण करते रहते थे। लेकिन जो चतुर्मास होता था, अभी चल भी रहा है चतुर्मास, ये 4 महीने का समय होता है जब बारिश होती है 4 महीने का, तो उस समय वो एक जगह रहते थे, किसी एक जगह पे। तो ऐसे केसेस में वो क्या करते थे, कहीं अगर दूर दराज बियाबान जगहों पे अगर वो चले गए और वहां रहने के लिए प्रॉपर जगह, अच्छा, वो हमेशा संघ के रूप में रखते थे। संघ मतलब ग्रुप के रूप में रहते थे, जिसको कि बौद्ध संघ कहते हैं। ग्रुप के रूप में मूव भी करते थे, ठीक भी रहता है। जंगल झाड़ी पहले उतनी सुरक्षा नहीं थी, तो अपना कहीं एक जगह रुक गए तो वो गुफाओं में, जैसे कुछ ऐसी प्राकृतिक सुंदर दृश्य वाली गुफाएं हैं, वहां पे रहते थे। और उस जगह पे जब वो रहे तो उनमें कुछ कलात्मक प्रवृत्ति के लोग रहे, तो उन्होंने उन गुफाओं में कुछ कलाकृतियां बनाई और फिर उसके बाद धीरे धीरे लोगों को भूलता गया। समय के साथ साथ धर्मों का भी उतार चढ़ाव होता है। फिर बौद्ध धर्म का उतना प्रचार नहीं रहा है भारत में, बाहर के देशों में रहा, तो फिर वो गुफाएं भूल सी गई। इसमें लिखता है कि कुल 30 गुफाएं हैं, जो उन लोगों की, उस समय के जो लोग रहे होंगे, जो बनाए रहे होंगे, प्रतिभा और अतीत को कभी न मिटने वाली कला, बहुत ही सुंदर कलाएं वहां पे, इसको की वॉल पेंटिंग कहते हैं, वो उकेर के रखा हुआ है अजंता में। तो ये चीज है, इसका कुल विवरण तो खैर मिलना मुश्किल, करना यहाँ पे मुश्किल है, लेकिन एक संक्षेप में इसका विवरण ऐसे ही दिया जा सकता है। और भी किसी को कुछ जानने की इच्छा होगी तो नेट है, या हमसे बात कर सकता है, तो मैं जितना संभव है, जितनी जानकारी उसको देने की कोशिश करूंगा।
वेस्टर्न ट्रेगोपैन, ये एक पक्षी है वेस्टर्न ट्रेगोपैन। हिमाचल प्रदेश में एक दुर्लभ पक्षी है। दुर्लभ पक्षी मतलब वही जैसे बता रहे थे कि तमाम प्रजातियां होती हैं, तो कुछ प्रजातियां विभिन्न वजहों से खत्म होने के कगार पे आ गई हैं। जैसे पहले एक गौरैया होती थी जो आमतौर पे हमारे उत्तर भारत के घरों में दिखलाई देती है, अब वो काफी खत्म हो गई थी। धीरे धीरे थोड़ा उनकी संख्या बढ़ा, लेकिन पहले जितनी संख्या नहीं बढ़ पाया। खेतों में हम जो डीडीटी इस्तेमाल करते थे पहले कीटनाशक के रूप में, अब तो ढेर सारे बहुत ही और भी खतरनाक खतरनाक कीटनाशक आ गए। तो गौरैया छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाकर जीवित रहती थी। डीडीटी से हमने कीड़े मकोड़ों को मार दिया तो उनके खाने के लिए कुछ नहीं रहा, भूख से मर गई, खत्म हो गई पूरी प्रजाति। तो ऐसे ही कुछ मानवीय गतिविधियों से और कुछ प्राकृतिक गतिविधियों से भी तमाम प्रजातियां खत्म होती रहती हैं। अब हम लोग थोड़े जागरूक हुए हैं तो कोशिश करते हैं कि वो प्रजातियां खत्म ना हो और जैव विविधता बनी रहे। तो वेस्टर्न ट्रेगोपैन एक दुर्लभ पक्षी है, अब हिमाचल प्रदेश में अपने अस्तित्व के लिए आशा की किरण देख रहा है। यह तीतर परिवार का पक्षी है और इसको राज्य पक्षी के रूप में नामित किया गया है। तो अब राज्य की तरफ से जो भी संभव होगा, जो उनका वन विभाग होता है उसमें हर राज्य में वन का अलग से विभाग होता है जो वनों के और वन्य जीवों के संरक्षण और संवर्धन का काम करते हैं। तो वो लोग अब जो है इसका संरक्षण और संवर्धन करेंगे। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है हिमाचल, ये वेस्टर्न ट्रेगोपैन या पश्चिमी ट्रेगोपैन इसको कहते हैं। हिमाचल प्रदेश अब इसके लिए लग गया है, काम करेगा। म्यांमार की लोकतंत्र की चैंपियन आंग सान स्यू की, तो एक बहुत पहले वो हुआ करते थे, वहां के नेता हुआ था करते थे स्यू की। कुछ उनकी भाषा ऐसा है। तो उनकी पुत्री हैं और ये जब से पहले ये ब्रिटेन में थी, किसी ब्रिटिश से इन्होंने विवाह भी किया था और वो पत्रकार थे इनके जो पति थे। फिर बाद में जब इनके पिता की मृत्यु हो गई तो ये अपना देश में आई और इन्होंने लोकतंत्र के आंदोलन के लिए आंदोलन किया। लोकतंत्र म्यांमार में ज्यादातर आप अगर पाएंगे तो वहां पे ज्यादातर जो है सैन्य शासन ही रहा है। तो सैन्य शासन के खिलाफ जो है लगातार ये जब से आई तो उनको लगातार जेल में रहा। मैं तो जब से सुन रहा हूं 20-25 साल 30 साल हो गए सैन्य शासन। बीच में इनको कुछ समय के लिए छोड़ा था, चुनाव भी हुए थे, ये वहां पे प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार थी, लेकिन कुछ ऐसा कानून बना दिया गया था कि ये प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी। तो इन्होंने इनको सलाहकार परिषद में नामित किया गया था, जो कि प्रधानमंत्री इनका निर्देश पे ही चलता। लेकिन फिर वो भी सिस्टम बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया और फिर इनको जेल में डाल दिया गया। 2021 में तख्ता पलट हो गया था, 19 आरोपों में से 5 माफ कर दिया गया। म्यांमार जुंटा मतलब वही एक ग्रुप जो होता है सैन्य शासन जो उन्होंने लगा रखा है, तो उन लोगों ने इनको बार बार पकड़ के इनको जेल में डाल देते हैं। और ये सब उसका डिटेल है। इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, नोबेल शांति पुरस्कार। जेल से नजरबंद कर दिया गया था। राजधानी नेपिता में
जेल से नजरबंद कर दिया गया था। तो ये सब है इसमें। धर्म कक्का दिवस को चिन्हित करने वाली, धर्म के समय कुछ अपराधियों को माफ करने की परंपरा होती है, तो अब सैन्य शासन की नजर में ये अपराधी हैं तो इनका कुछ सजा कम किया गया है। बहुत कम करके क्या कर दिया, 33 साल की सजा दे दिया था, बहुत ज्यादा सजा दे दिया था। उसको भी 6 साल कम किया है, तो भी कम से कम 27 साल तो रहेगा ही। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो मूलतः अपराधी नहीं है, मूलतः वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता है। अपराधी को देने वाली सजा अगर हम राजनीति के कार्यकर्ताओं को देने लगेंगे तो फिर तो नहीं ठीक है। खैर, यहाँ पे आलोचना नहीं करना है, हमको केवल फैक्ट्स देखना है। और संसद में अनुच्छेद 370 को चुनौती देने वाले, एक्चुअली 370 को चुनौती देने वाले नहीं है, जो अनुच्छेद 370 और 35A को निष्क्रिय बनाया गया है, तो उस इसको निष्क्रिय जो बनाया गया, तो उस निष्क्रियता को खत्म करके पुनः इसको एक्शन में लाए आने देने के लिए राजनीतिक रूप से संसद में जब नहीं कर पाए तो कुछ विशेष लोगों ने कहा कि नहीं, इसको फिर से लागू किया जाए। तो वो मुकदमे चल रहे हैं और उसको कल या परसों से जो है उसका डे टू डे हियरिंग शुरू होगा। और कुछ बड़े मशहूर वकील लोग हैं, जैसे कि एक हैं उसमें श्रीमान कपिल सिब्बल, जो राज्यसभा के सदस्य भी हैं और कांग्रेस के नेता भी हैं। फिलहाल वो सपा के समर्थन से राज्यसभा के सदस्य हैं, और लेकिन वो कांग्रेस के नेता रहे हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। तो मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उसमें वो संचार मंत्री थे। तो वो सुप्रीम कोर्ट के प्रख्यात वकील भी हैं। तो वो इन जितने भी याचिकाएं हैं, ढेर सारी याचिकाएं हैं, मतलब एक दो याचिका नहीं है, 20, 25, 30 लोगों ने अलग अलग याचिकाएं डाली हैं। तो उन सभी याचिकाओं को क्लब करके और सुनवाई हो रही है डे टू डे बेसिस पे। और इसके लिए एक संविधान पीठ का गठन किया गया है। हाँ, 5 जजों की संविधान पीठ इस मामले पर रोजाना सुनवाई करेगी डे टू डे बेसिस पे। इन निरस्तीकरण को चुनौती, हाँ ये देखिए, सब कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश की। तो ये अब डे टू डे बेसिस पे शुरू हो रहा है और हफ्ते में 5 दिन, 2 दिन तो सुप्रीम कोर्ट बंद रहता है, 5 दिन में से कम 4 दिन सुनवाई होती है डे टू डे में भी। अब जो और खबरें हैं, एशिया की अब तक की सबसे ऊंची भूमि कला समूह प्रदर्शन, इसका शीर्षक था सा, कला समूह प्रदर्शन का शीर्षक था सा, और सबसे ऊंची भूमि पर। सबसे ऊंची भूमि कहाँ है भाई? अगस्त पर 1 अगस्त को लेह लद्दाख में शुरू की गई। जैसा कि आप जानते हैं, उधर लेह लद्दाख में जो है सबसे ऊंचा पठार कहा जाता है। तो पहाड़ तो जो होते हैं तो वहां पे प्लेन जमीन नहीं मिलती है कि वहां पे कुछ इस तरह से लंबी चौड़ी गैदरिंग की जाए, थोड़ी बहुत मिल जाती है और वहां पे कुछ किया जाए। तो लेकिन पठार जो है वो ऊंचाई पर तो होते हैं, लेकिन थोड़ी समतल सी जगह जमीन वहां ज्यादा होती है। पहाड़ी वातावरण और मैदान वहां पे पाए जाते हैं। तो वहां पे ये किया गया है, जो उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में जलवायु, संस्कृति और समुदाय के प्रतिच्छेदन पर केंद्रित था। और इस पहल की शुरुआत ऑस्ट्रियाई सांस्कृतिक पंच के निदेशक माइकल पॉल ने की थी। इसकी स्थापना लद्दाखी प्रभारी तेनजिंग जेमी जामयांग ने की थी। ठीक है, ये आप देख लीजिए। इसमें जो जानने वाली बातें हैं कि लेह में शुरू किया गया। लद्दाख का जगह है लेह, लद्दाख तो एरिया का नाम है और लेह एक पर्टिकुलर जगह का नाम है। वहां पर शुरू किया गया, ये लोग शुरू किए हैं। शीर्षक है सा, 1 अगस्त को शुरू किया गया। माइकल पॉल उसके निदेशक हैं और तेनजिंग जामयांग ने इसको
स्थापना की थी। इस पहल की शुरुआत हुई और स्थापना की। टाइगर वुड्स एक बड़े चैंपियन गोल्फ के खिलाड़ी रहे हैं। प्रोफेशनल गोल्फ एसोसिएशन टूर पॉलिसी बोर्ड में शामिल हुए हैं। खिलाड़ियों को भी पॉलिसी के बोर्ड में शामिल करने की नीति शुरू हो गई है गोल्फ में। खेलों में एक वर्ग होता है जिसको हम खेल प्रशासक बोलते हैं। जैसे कोई बड़े जो खेल होते हैं, मतलब खेलों के आयोजन होते हैं, जो बड़ी प्रतियोगिताओं के आयोजन होते हैं, तो उसमें जो खिलाड़ी खेलते हैं तो उन खिलाड़ियों के पीछे, जिसको बैक स्टेज कहते हैं, तमाम लोग इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे एक तो उनके कोच होते हैं, सभी जानते हैं। कुछ उनके फिजिकल फिट रखने के लिए मसाज और ट्रेनर होते हैं जो उनका बॉडी मसाज करते हैं। डॉक्टर्स होते हैं उनकी छोटी बड़ी हर समस्या को उनको 101% फिट रखना होता है। तो उनके अपने व्यक्तिगत डॉक्टर होते हैं जिनको कि स्पोर्ट्स मेडिसिन की एक अलग शाखा है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और उस मेडिसिन का प्रयोग कराने वाले जो डॉक्टर होते हैं, स्पोर्ट्स डॉक्टर एक अलग ही होते हैं। उनको वो सर्दी जुकाम खांसी बुखार कैंसर दिल का दौरा ये सब नहीं पढ़ाया जाता। उनको स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम और स्पोर्ट्स से रिलेटेड मेडिसिन की होती है। तो डॉक्टर्स होते हैं, मसाज वसाज करने वाले होते हैं जो उनके पैरामेडिक्स होते हैं, थोड़ी बहुत दर्द वर्द हो तो उसका अप्लाई करने वाले जो नर्स कंपाउंडर होते हैं। एक होते हैं खेल प्रशासक जो विभिन्न एसोसिएशनों के अध्यक्ष होते हो। अभी एक विवाद हुआ था आपका कुश्ती वाला, तो उसमें आपने सुना होगा कि एक सिंह साहब थे तो वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, हैं? तो ऐसे ऐसे ढेर सारे लोग होते हैं जो कि मुख्य खिलाड़ी, जो खिलाड़ी हुआ उसके पीछे से उसको सपोर्ट देते हैं, करते हैं, और वही मुख्य रूप से सारी नीतियां और सारे जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसका पूरा आयोजन के लिए ये खेल प्रशासक लोग ही जिम्मेदार होते हैं। यही सब सारा मैनेजमेंट करते हैं। खिलाड़ी तो बस गया, अपना हमेशा अपना जो प्रैक्टिस किया, रिहर्सल किया, तैयारी किया, और जब खेल की जो प्रतियोगिता हुई तो उसमें जाके अपना प्रदर्शन कर दिया। लेकिन उसके पीछे ये ढेर सारे लोग रहते हैं। बड़े बड़े आयोजन होते हैं तो उसमें काफी इंतजाम की भी जरूरत पड़ती है, पैसे भी काफी लगते हैं, सरकारें देती हैं या खेल समितियां देती हैं। तो वो सबका ये खेल प्रशासक लोग जो होते हैं वो व्यवस्था करते हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर और ट्रेनर, इन सब की व्यवस्था यही सारे लोग करते हैं, है ना। तो अब उसमें एक पॉलिसी बोर्ड होता है। उस पॉलिसी बोर्ड में टाइगर वुड्स को सम्मिलित किया गया है। अब ये तीनों लोग मिलके एक सम्मेलन कर रहे हैं। हाँ, कौन है भाई? यूएसए। अमेरिका जब हम कहते हैं तो अमेरिका से तो दो चीज होता है। तो अमेरिकी महाद्वीप हो गया जिसमें कि कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका, और एक दो छोटे और देश है जो हैं जैसे कि ग्वाटेमाला वगैरह है। लेकिन जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसको भी हम कभी कभी केवल अमेरिका बोल देते हैं, तो लोगों को बोध हो जाता है ये जो बाइडेन वाला अमेरिका है। तो ये तीनों लोग जो है, अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया, दो कोरिया दो है, जो जापान और
चीन के बीच में आप नक्शा देखेंगे तो समझ में आएगा, है ना। जापान और कोरिया दो अलग अलग देश, सॉरी, जापान और चीन के बीच में साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया है। तो उसमें जो नॉर्थ कोरिया है वो चीन के साथ लगा रहता है, और जो साउथ कोरिया है वो यूएस के साथ लगा रहता है। और यूएस ट्रूप्स जो हैं वो यूएस के बाहर तमाम जगहों पे डिप्लॉयमेंट है उनका, जिनमें कि साउथ कोरिया भी है, जहां पे हैवी यूएस फोर्स डिप्लॉयड रहते हैं, जापान में भी डिप्लॉयड रहते हैं, और उनके बड़े बड़े सैन्य शिविर बने हुए हैं वहां। रेगुलर जो वायु सैनिक और जल सैनिक और थल सैनिक वो लगातार वहां पे रहते हैं। तो स्टैंड अलोन मतलब ये तीनों जो है अकेले में बात करेंगे, जिस भी भाषा में बात करें, अंग्रेजी में करें चाहे जिसमें करें, तो ये शिखर सम्मेलन होगा। देखिए शिखर सम्मेलन जब भी होता है तो उसका मतलब ये होता है, जिसको अंग्रेजी में समिट भी बोलते हैं, उसमें हमेशा राष्ट्र के अध्यक्ष लोग होते हैं। कहीं कहीं राष्ट्र के अध्यक्ष या सरकारों के जो एक्चुअल में प्रमुख होते हैं, जैसे भारत में है राष्ट्रपति भी हैं, लेकिन यहाँ मुख्य कार्यकारी जो है राष्ट्र के प्रधानमंत्री होते हैं। वहां राष्ट्रपति ने जाके प्रधानमंत्री जाएंगे, जहां मुख्य बहुत ठोस ठोस बात करनी होती है। और अमेरिका में वो राष्ट्रपति होते हैं, और ये आपके क्या नाम से जापान में प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग देशों में अलग अलग जो प्रमुख होते हैं सरकारों के, वो लोग जाते हैं और वो जो है बात करते हैं। स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन होगा, ये मतलब अकेले अकेले बात करेंगे, कोई उसमें और ग्रुप या कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं रहेगा। और इन्होंने सितंबर में इसने एक कानून पारित किया जो इसकी परमाणु स्थिति को अपरिवर्तनीय बनाता है, इसके शस्त्रागार को छोड़ने पर किसी बातचीत पर रोक लगाता है। ये शिखर सम्मेलन में ये बात हुई है। सोहिनी सिन्हा को एफबीआई में विशेष एजेंट के रूप में नामित किया गया। तो ये सोहिनी सिन्हा है जो उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ में काफी काम किया था, और उनको एफबीआई मतलब जो यूएस की है। अब यूएस में दो प्रकार की एजेंसी हैं, एक CIA है और एक एफबीआई है। CIA देश के बाहर काम करती है, और लोकल पुलिस के अलावा एक फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जैसे हमारे यहाँ NI है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वैसे ही यहाँ इनके यहाँ FBI है। जैसे हमारे यहाँ रॉ है, वैसे इनके यहाँ CIA है, जो कि देश के बाहर काम करती है। IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वो देश के अंदर काम करती है। देश के अंदर काम करने वाली अनेक संस्थाएं अपने यहाँ, जिसमें कि NIA प्रमुख अब धीरे धीरे उभर रही है, इसके पहले IB करती थी। तो उनके यहाँ FBI है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, संघीय जांच ब्यूरो, ठीक ना। हाँ, तो इनको जो है यूटाह एक राज्य है, 50 राज्य हैं वहां पे, एक राज्य है उटाह, इसका काफी थोड़ा हिस्सा रेगिस्तानी है, साल्ट लेक सिटी में। ये सब उनके बारे में दिया हुआ है। सिन्हा जिन्होंने थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो, जिन्होंने ये इसको काट दीजिए ना, जिन्होंने हाल ही में वाशिंगटन डीसी में एफबीआई विद्यालय के निदेशक के कार्यकारी विशेष सहायक के रूप में कार्य किया था। तो इनको हम उन लोगों ने, सोहिनी सिन्हा है, नाम याद रखिएगा, इनको विशेष एजेंट के रूप में एफबीआई ने नामित किया गया है। जो पर्सन आता है ना, पर्सन इन न्यूज, तो उसमें ये पूछ सकता है सोहिनी सिन्हा, शी वॉज अपॉइंटेड एज अ स्पेशल एजेंट इन एफबीआई, सिंपल एक लाइन का है। तमिलनाडु सरकार वासिप्पू यक्कम परियोजना का विस्तार करेगी।
छात्रों के बीच पढ़ने को बढ़ावा देना है, छात्रों के बीच तो पढ़ने को ही बढ़ावा देना चाहिए ना। ये पढ़ाई से संबंधित कार्यक्रम है। अभी 11 जिलों में, राज्य के 11 जिलों में चल रहा था, इसको और थोड़ा बढ़ाएगा। पढ़ाई लिखाई से संबंधित कार्यक्रम है। गोवा के आम और बेबिंका राजस्थान और यूपी के शिल्प के लिए जीआई टैग दिए गए हैं। जीआई मतलब क्या होता है, ये एक नया प्रचलन चल गया है, जीआई टैग। जीआई, इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या हिंदी में कहें तो भौगोलिक संकेत है, रजिस्ट्री। एक चेन्नई में संस्था है, एक चेन्नई में संस्था है जो कि भौगोलिक संकेत जीआई इंडिकेशन प्रदान करती है। एक तरह से ये विशेष रूप से उनको बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। जैसे आप पहले आईएसआई मार्क आपने सुना होगा, और खाने वाली चीजों पे एक FSSAI निशान भी होता है। तो ये चीजें जो है देने से उस चीज की विश्वसनीयता का बढ़ावा होता है, और जो लोग होते हैं उसके ऊपर विश्वास करके उन चीजों को खरीद सकते हैं। तो ये एक नया सरकार ने शुरू किया है कि किसी एक क्षेत्र विशेष की कोई विशेषता होगी तो उनको जीआई टैग देंगे कि ये उस क्षेत्र की विशेष चीज है। तो उसमें क्या है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि बनारस के बनारसी पान और बनारसी पान को दिया गया था जीआई टैग, और किसी एक और चीज को था, कुछ ही दिनों पहले था, ये चेन्नई की संस्था ने दिया था। तो ऐसे ही इस बार उन्होंने क्या दिया है, गोवा के आम, मानपुराद आम, गोवन बेबिंका। बेबिंका क्या हो गया भाई, बेबिंका एक डेयरी प्रोडक्ट होता है। जैसे डेयरी में ब्रेड बनता है, केक और पेस्ट्री बनता है, और ढेर सारी चीजें बनती है बेकरी में, तो आप जानते ही होंगे, खूब खाते हैं लड़के लोग। गोवा में बेबिंका बनता है, उसको मैंने ना खाया है ना देखा, व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, लेकिन न्यूज में है तो उसको अपन को देखना है। तो इनको जीआई टैग मिला है। जैसे बनारस का बनारसी पान, हम लोग सब इधर के नॉर्थ इंडिया के रहने वाले हैं, बनारसी पान, और एक चीज और था, बनारसी जलेबी या इमरती को कुछ ऐसे किया था, तो उस चीज को जीआई टैग दिया था। अभी हाल ही में उन्होंने इन चीजों को दिया है। उदयपुर की कोफ्तगारी धातु शिल्प, बीकानेर कशीदाकारी शिल्प, कशीदा सिलाई विलाई से, जोधपुर बंधेज शिल्प, औरतें पहनती है बंधेज की साड़ी और क्या क्या है, उस्ता कला शिल्प अर्जित किए गए थे। तो राजस्थान के 4 उत्पादों से भारत के 7 उत्पादों को चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक जीआई टैग दिया गया। अब अगर उसको कोई बेचेगा, जैसे कि गोवा की बेबिंका है, तो उस पर जीआई टैग लगा रहेगा कि ये जीआई द्वारा प्रमाणित है। कुछ खास उत्पादन, कुछ खास उत्पादक, उस पर जीआई टैग लगा सकेंगे। जैसे आईएसआई वाले आईएसआई लिखते हैं उस पर कि आईएसआई टैग लगाते हैं, या
FSSAY, फूड सेफ्टी एंड क्या ऐसे पूरा उसका नाम है, तो उसको जीआई टैग लगाएंगे तो खरीदने वाला उसको विश्वास से खरीद सकता है। दोहा वार्ता में अमेरिका ने तालिबान पर मानवाधिकारों का दबाव डाला। कतर में दोहा शहर है और काफी विकसित शहर है। दोहा का एयरपोर्ट, अगर आपको कभी जाने का मिलेगा मौका, तो इस पूरे एरिया में जो हमारा इस साउथ ईस्ट एशिया का है, तो इधर सिंगापुर और उधर दोहा, वो बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। और दोहा शहर भी काफी विकसित है। कतर, कतर में है कि कहाँ है? हाँ, कतर में है। वहां पे तमाम विदेशी रहते हैं और बिजनेस व्यापार का भी केंद्र है और राजनीति का भी अखाड़ा है, जासूसी का भी अखाड़ा है। दुनिया के हर जासूसी जो एजेंसी है उनका वहां पे कुछ ना कुछ प्रेजेंस रहता है। तो वहां बहुत दिनों से तालिबान वाले जो उनके जो डिप्लोमेटिक विंग के लोग हैं वो रहते थे और उन्हीं में, और ये अमेरिका के लोगों में जो डिप्लोमेटिक लोग रहे उन्हीं से वार्ता हुई और फिर अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ के चला गया और वहीं बातचीत हुई। अब वहां पे एक लगातार रेगुलर बातचीत होती रहती है। देश में विशेष रूप से महिलाओं, लड़कियों और कमजोर समुदायों के लिए बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति के लिए जिम्मेदार नीतियों को उलटने का आग्रह किया है। और हिरासत में लिए गए अमेरिकी नागरिकों को रिहाई के लिए भी दबाव डाला। एक तरह से उनका डिप्लोमेटिक मिशन है। अभी जो अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार आई है, तो उसको बहुत मान्यता नहीं मिले बहुत से देशों में, और ना वो सरकार के प्रतिनिधि यूएनओ में जा सकते हैं। पहले, इसके पहले जो सरकार थी उसको पूरी मान्यता थी, लगभग सभी देशों की राजनयिक संबंध थे और लगभग काफी देशों में उनके दूतावास भी थे। लेकिन ये जो तालिबान की सरकार आई है इसको किसी ने मान्यता नहीं दिया है, लेकिन फिर भी बैक चैनल डिप्लोमेसी चलती रहती है, बातचीत होती रहती है, भारत से ही बातचीत होती है। भारत ने उस बैक चैनल डिप्लोमेसी के थ्रू काफी उनको हेल्प भी किया है। उन्होंने आग्रह भी किया है कि भारत आए और अपना जो प्रोजेक्ट खत्म अधूरे छोड़ के गए थे उसको पूरा करे। अब वो जो बातचीत हो रहा होगा, कभी समाचार आएगा तो हम लोग भी सुन लेंगे। ये जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है उसके जरिए अमेरिकी जो डिप्लोमेट्स लोग हैं वो लोग उनसे बात किए हैं कि भाई हमारे जो अमेरिकी नागरिकों को पकड़ रखा है उसको छोड़ दो यार। अब दूसरी चीज आई है इसमें, और कुछ खबर तो नहीं रह गई है। हाँ ठीक, स्मिता सावंत, एक पुस्तक है कैलाश मानव सरोवर की यात्रा और स्पेल बाइंडिंग पिलग्रीमेज। स्पेल बाइंडिंग मतलब बहुत ही चकित कर देने वाला, और पिलग्रीमेज मतलब तीर्थ यात्रा। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा होगा तभी नाम अंग्रेजी में है। असाधारण साहसिक यात्रा की शुरुआत करती है जहां आध्यात्मिकता प्रकृति का संगम होता है। एक बैंकिंग पेशेवर है, उनके पास वाणिज्य मास्टर डिग्री है, यही सब है, उनको पढ़ी लिखी है, एमकॉम किए हैं और एमबीए किए हैं, प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, मास्टर्स इन बिजनेस या डिप्लोमा इन बिजनेस, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है ना, पीजीटी बीए, तो ये किया है उन्होंने। उन्होंने एक किताब लिखा है, ये किताब कुछ चर्चा में आई रही होगी। अब ये भी एक महत्वपूर्ण योजना, इसका आप लोग नाम याद कर लीजिए, पीएम कुसुम योजना, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। हिंदी के शब्दों का ही इंग्लिश में ये करके प्रधानमंत्री किसान उत्थान सुरक्षा है उत्थान महाअभियान। अब ये क्या है, किस चीज के लिए है? सौर पंपों की स्थापना। इसको आप ध्यान दीजिए,
जहां सौर पंपों की स्थापना, कृषि पंपों के सौरीकरण, जो बिजली से कृषि पंप चलते हैं, बिजली का तार से वहां ट्रांसफार्मर लगा के बिजली पहुंचाया जाता है, तो वहां पे भी हम सोलर पैनल लगा के उनको भी चालू कराएं ताकि हमारी बिजली पे निर्भरता कम हो। और ग्रिड से जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का प्रावधान करती है। उन्होंने कहा कि बढ़ा दिया गया, अब ये 31 मार्च 226 तक बढ़ा दिया गया है ना। और अब तक केवल 2.5 लाख के लगभग किसान लाभान्वित हुए हैं, जो कि बहुत कम है और होने चाहिए। ठीक है, ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए खबर। कुछ खास नहीं है ये, लेकिन एक सम्मेलन हुआ जिसमें कि वहां के महावाणिज्य दूतावास ने आयोजित किया, सम्मेलन हुआ, तो उसकी सूचना आप तक पहुंचा दी गई। पश्चिम बंगाल सरकार 100 दिन का कार्य उपलब्ध कराने की योजना शुरू करेगी। जैसे पहले आपको याद होगा कि जो मनरेगा हुआ करता था, एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा, तो वो अब शायद बंद हो गया हो। धनराशि लगभग 18 महीनों से बंद है। राज्य सरकार राज्य के लोगों को 100 दिन का कार्य उपलब्ध कराने की अपनी योजना पर विचार कर रही है। अभी मतलब शुरू नहीं हुआ है, अभी विचार उचार किया जा रहा है। इसमें कहते क्या है कि ये जो है 2786 करोड़ की धनराशि केंद्र के पास लंबित है और ये कोई आवंटन नहीं किया गया है। इसलिए उन्होंने कहा कि चलो हम ही अपने संसाधनों से 100 दिन का योजना चालू करेंगे ताकि जो गरीब बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिले। बिहार में जाति सर्वेक्षण हो रहा था, जिसमें जो जनगणना की कार्रवाई होती है, कोरोना की वजह से या किसी वजह से हर 10 साल में एक बार जनगणना होती है। 2011 में जनगणना हुई थी, फिर 2021 में होना चाहिए था, 2021 में नहीं हो पाया। 10 साल में जनगणना होने का प्रावधान है, अब वो हो रहा है। तो उसमें कुछ लोगों ने बोला, खासतौर से बिहार में, कि उसमें जाति का भी गणना किया जाए कि कौन कितने जाति के लोग हैं। तो बिहार में ये हुआ कि नई जाति की जनगणना कराई जाएगी। अब उसमें तमाम खींचातानी रस्साकसी चलती रही, किसी ने कहा नहीं कराएंगे, किसी ने कहा कराएंगे, फिर सरकार ने रोक दिया, तो कोई हाई कोर्ट में चला गया, तो हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं कराएंगे, फिर उनको सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। तो ये राजनीतिक रस्साकसी है, चलती रहती है। तो फिलहाल ये हो गया कि उच्च न्यायालय, जो वहां का उच्च न्यायालय होगा बिहार का, उन्होंने कहा नहीं कि आप जाति जनगणना कराते रहिए। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी है, उन्होंने जाति जनगणना की मांग किया है कि जब जनगणना हो तो उसमें यह भी स्पष्ट हो कि NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यह है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन की सूचना दी है। 100 मीट्रिक टन खनन कंपनी बनने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। जो भी खनिज, अच्छा, ये नवरत्न कंपनी है। आपको शायद याद होगा कि बहुत पहले कुछ विशेष कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया जाता था और वो अच्छा काम करती थी, तो उनको विशेष सुविधाएं मिलती थी। उनके जो कर्मचारी रहते थे, मेहनत से काम करते थे, उनको विशेष सुविधाएं मिलती थी। और इनको नेशनल माइनर भी कहा जाता है। जो भी, जैसे अभी कुछ लिथियम वगैरह मिला है,
जम्मू कश्मीर में। तो इस तरह से माइनिंग के जो भी काम होते हैं वो एनएमडीसी के थ्रू ही होते हैं। तो इन्होंने रिपोर्ट दिया कि हम जो है खूब जम के काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, काम करो। भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव। नायका ने देश के प्रमुख मनोरंजन स्थल बुक माई शो नायकालैंड में शुरू किया है महोत्सव का। एक बुक माई शो आता है ना, बुक, वो शायद सिनेमा टिकटों का वितरण करता है। तो यहाँ पे ये जो बताए हैं उसका अर्थ यही है। और इन्होंने ये नायकालैंड मुंबई में शुरू किया है। कुछ सौंदर्य प्रसाधन और जीवन शैली से संबंधित चीजों का महोत्सव है। जैसे लखनऊ महोत्सव लगता है, सैफई महोत्सव। ये एक नई खबर है। अपने रंग बिरंगे और मनमोहक हस्त निर्मित बांस और मिट्टी के बर्तनों के उत्पादों के लिए मशहूर प्रयागराज की मेजा तहसील में टॉस नदी पर स्थित देवारी गांव जल्द ही महाकुंभ 2025 के पहले एक पर्यटन स्थल गांव के रूप में विकसित हो जाएगा। आप लोग को जानकारी होगी, नहीं होगी तो मैं एक जानकारी देता हूं। एक नया टर्म और एक नया कॉन्सेप्ट आया है विलेज टूरिज्म के लिए। पश्चिमी देशों में और इधर अपने नेपाल में भी काफी मशहूर है विलेज टूरिज्म जैसे कि कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है कि किसी एक गांव में जाते हैं और वहां के गांव की जीवन शैली, साफ सुथरा गांव डेवलप रहता है, रहने वहने की रुकने की व्यवस्था होती है और वहां गांव की ही शैली में रुकते हैं। ऐसा नहीं कि होटल में गया, मोटा सा गद्दा है और खूब सफेद सफेद चादर है, भारी भारी पर्दे लटके हैं, एसी लटका है और ऐसे है वैसे, वो सब नहीं। गांव के स्टाइल में रहते हैं, साफ सुथरा रहता है, वर्केबल रहता है। वो गांव का भोजन करते हैं, गांव के लोग ही उसमें रहते हैं, कोई ट्रेंड कुक या ट्रेंड पहरे नहीं रहते हैं। गांव के आसपास कुछ चीजें होती है, गांव का विशेष कोई खास कला से संबंधित कोई उत्पाद होता है, उसको बनाने की प्रक्रिया देखते हैं और उसकी परचेजिंग, खरीद भी करते हैं। तो ये सब विलेज टूरिज्म में होता है। या कहीं आसपास उनके कुछ विशेष प्राकृतिक दृश्य होता है, जैसे कि झरना, पहाड़, नदी इत्यादि, तो उसका भी आनंद लेते हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लोग रुकते हैं। ये ढेर सारा उधर पहाड़ी जगहों पे बहुत मशहूर हो चुका है, चल चुका है विलेज टूरिज्म। तो वो यहाँ पे अब हम अपने मैदानी में भी शुरू कर रहे हैं। तो इसमें ये जो कौन सी गांव है, तो देवारी गांव में जल्दी ही एक विलेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। देवारी गांव में ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही आज की क्लास समाप्त हुई और आपसे निवेदन है कि आप इस पे हमारे YouTube चैनल पे भी देखें और उस पर अपनी उचित प्रक्रिया व्यक्त करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो। अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि उनका ज्ञानवर्धन हो। इसी के साथ ही धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर हम इसी वक्त इसी जगह पे मिलेंगे और कुछ नई चीजें लेके आपके सामने आएंगे। ठीक, धन्यवाद।